चांदनी रोज की तरह उठी और दुखी मन से विवेक के बारे में सोचने लगी। फिर उसे निखिल की बात याद आई और उसने खुद को हिम्मत दी। तभी उसकी नज़र खुद पर गई और उसने खुद से कहा, यह ब्लैंकेट। क्योंकि कल रात सोते समय उसने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा था, लेकिन अभी वो उठी तो खुद के ऊपर ब्लैंकेट देख उसे कुछ अजीब लगा। वो धीरे से उठी, फिर बाथरूम जाकर फ्रेश होकर आई। उसने एक सिंपल सी साड़ी पहनी और वो मंदिर की तरफ आ गई। जैसे ही वो किचन जाने लगी कि सामने से विवेक आता नजर आया। चांदनी एक पल रुक गई। एक पल को दोनों की नजरें टकराईं। फिर चांदनी उसे बिना देखे किचन की तरफ चली गई। यह देखकर विवेक मुस्कुराने लगा। नाश्ते के टाइम सभी खाने के लिए आए। चांदनी आज बहुत ज़्यादा खामोश थी और माधुरी अच्छी तरह से जानती थी ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन कल जिस तरह विवेक ने बात की, वो सोचकर आज माधुरी ने उसे कुछ नहीं कहा। नैना आज घर पर नहीं थी, ये देख निखिल ने पूछा, रियान आज नैना नजर नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता, शायद वो अपने घर चली गई होगी, रियान ने बात टालते हुए कहा। कि निखिल फिर बोला, वो कहाँ है, किसके साथ है, तुम्हें पता होना चाहिए। रियान को निखिल का इस तरह की बातें करना अजीब तो लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। निखिल ने दोबारा उसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था नैना रॉकी के साथ होगी और वो ये भी अच्छे से समझता था कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी निखिल के पास एक कॉल आया और वो तुरंत उठकर बाहर चला गया। ये कॉल हॉस्पिटल से था, जहाँ विवेक का ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर को कुछ ज़रूरी बात करनी थी। इसलिए निखिल किसी से बिना कुछ कहे फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में निखिल डॉक्टर के केबिन में आए और उसके सामने बैठे डॉक्टर ने कहा, हमने उस वार्ड बॉय का पता लगा लिया है जिसने विवेक की मेडिसिन बदली थी। यह सुनकर निखिल के चेहरे के भाव बदल गए। वो कुछ कहता कि डॉक्टर ने अपने लैपटॉप स्क्रीन को उसकी साइड किया और उसमें एक वीडियो चलाते हुए कहा, यह वो वार्ड बॉय है। निखिल ने स्क्रीन की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। कहाँ है ये आदमी? इतने में दरवाजे से दो लोग उस वार्ड बॉय को पकड़कर अंदर लाए। निखिल खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नफरत के अंगारे जल रहे थे। उसने एक जोरदार तमाचा उस वार्ड बॉय के गाल पर जड़ दिया। उसके तमाचे की मार से वार्ड बॉय लड़खड़ा गया, लेकिन निखिल ने उसे पकड़कर घसीटते हुए सामने खड़ा किया। बता, किसके कहने पर तूने ऐसा किया? निखिल की आवाज में ऐसा गुस्सा था कि कमरे में मौजूद सभी लोग घबरा गए। वार्ड बॉय डरते हुए हाथ जोड़ने लगा। सर, मुझे नहीं पता वो कौन था। उसने सिर्फ कहा कि अगर मैंने मेडिसिन बदली तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। मैं मजबूर था। निखिल ने उसके कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुझे किसी की जिंदगी से ज्यादा सिर्फ पैसे दिखाई दिए? किसने पैसे दिए तुझे? नाम बता उसका। वार्ड बॉय कांपते हुए बोला, सर मैं नहीं जानता उसका नाम। उसने खुद मुझे हॉस्पिटल के फ़ोन पर कॉल किए थे। निखिल ने उसके कॉलर छोड़ते हुए डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर, इसका मतलब उस शख्स का हर कदम सोचा समझा था। हमें उसे ढूंढना होगा। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन रिकॉर्ड से हमें कोई लीड नहीं मिल रही है, क्योंकि हॉस्पिटल से डेली कितने ही कॉल्स होते हैं और रिसीव होते हैं। तभी एक आदमी अंदर आया और डॉक्टर को कुछ पेपर्स पकड़ाए। डॉक्टर ने वो पेपर्स निखिल के हाथ में थमाते हुए कहा, ये इसके बैंक अकाउंट डिटेल्स है। पिछले कुछ महीनों में इस अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो सब इसमें है। निखिल ने पेपर पर नज़र डाली और उसमें एक खास ट्रांजैक्शन पर उसकी नज़रें ठहर गईं। उसने सीधे स्वर में कहा, रॉकी? रॉकी का अकाउंट? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? निखिल सोच में पड़ गया। फिर उसे कल नैना और रॉकी का साथ होना याद आया। उसका चेहरा सख्त हो गया, मानो उसे अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। इसका मतलब ये सब नैना का ही खेल है, उसने खुद से कहा। और उस पल उसे समझ आ गया कि अब समय आ गया है कि सब सामने लाया जाए। इधर बिला में विवेक स्टडी में है और वो यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए घूम रहा है, क्योंकि निखिल ने उसे फ़ोन पर बताया कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसी वजह से विवेक बेचैन है कि वो अब क्या बताने वाला है। निखिल जैसे ही बिला पहुंचा तुरंत स्टडी आ गया। उसने तुरंत विवेक को उस डॉक्टर के सभी पेपर्स पकड़ाते हुए कहा, देख इस बार उस नैना ने क्या किया। उसने डॉक्टर की कई सब बात बताई और यह सब कुछ सुनकर विवेक का चेहरा सख्त हो गया। विवेक ने टेबल पर एक पंच मारते हुए खुद से कहा, नैना को इस बार मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा वो जिंदगी भर याद रखेगी। उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। गलत दवाई की वजह से उसे इतनी तकलीफ हुई। उसने चांदनी पर गुस्सा किया और अगर वो दवाई लेना बंद नहीं करता तो उसके साथ और भी बहुत कुछ गलत हो सकता था। विवेक, पहले इस रॉकी से सच निकलवाना होगा। निखिल की बात पर विवेक गुस्से से बोला,
वो तो सिर्फ मोहरा है, जरा सी मार पड़ते ही अपना मुंह खोल देगा। विवेक ने तुरंत किसी को कॉल किया, फिर रॉकी के बारे में बताया। अगले 1 घंटे में मुझे वो चाहिए, और ध्यान रहे वो बच के जाने ना पाए। उसने गुस्से से कहा और फोन काट दिया। तो विवेक, आगे क्या करना है? निखिल के सवाल पर विवेक के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। निखिल, नैना के डैड ने कल एक फैमिली गैदरिंग रखी है। जाने से पहले वो बुआ जी और अपने होने वाले दामाद की खातिर करना चाहते हैं। अब नैना को मैं बताऊंगा असली खातिर क्या होती है। यह हंगामा वही होगा, और इस बार ये खेल अब मेरे हिसाब से चलेगा। लेकिन रियान, उसे इस बात से कोई दिक्कत हुई तो? निखिल ने सवाल किया। उसके नाम से विवेक का चेहरा फिर सख्त हो गया। यह तो उसे नैना से रिश्ता जोड़ने से पहले सोचना था। अब उसे भी समझना होगा वो लड़की है क्या चीज़। देखा जाए तो निखिल की बात सही थी कि रियान को इस बात से प्रॉब्लम तो होगी ही जब विवेक नैना के अगेंस्ट कोई कदम उठाएगा। दूसरी तरफ नैना और रॉकी कल से एक होटल में एक साथ थे। अब तक नैना घर जा चुकी थी, लेकिन रॉकी वहीं था, जिस बारे में विवेक के गार्ड्स को पता चल चुका है। रॉकी ने जैसे ही बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए कि उसके सामने कुछ आदमी आए जो विवेक के गार्ड्स थे। रॉकी ने जानना चाहा कि गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगे। रॉकी को कुछ समझ ही नहीं आया ये सब हो क्या रहा है। उसने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो इतना ही बोला कि उस गार्ड ने एक जोरदार तमाचा रॉकी को जोड़ दिया और ज़बरदस्ती एक कार में बिठाया और अपने साथ कहीं ले गए। रॉकी को एक अंधेरे कमरे में लाया गया और वो कुछ कर पाता कि गार्ड्स ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही बताया वो सब कौन है और किसके कहने पर ये सब कर रहे हैं। शाम के वक्त विला में विवेक हमेशा की तरह अपने कमरे में है और चांदनी माधुरी के साथ गुमसुम सी बैठी है। माधुरी ने उसे समझाया कि वो परेशान ना हो, लेकिन चांदनी जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से उस पर क्या गुजरी है। कुछ ही देर में डिनर का टाइम भी हो गया और सभी खाना खाकर अपने कमरों में चले गए। लेकिन रेहान के दिमाग में अभी भी निखिल की बात चल रही थी कि नैना कहाँ है, क्योंकि कल से नैना ने रेहान से किसी तरह का कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। रेहान खुद से बोला, नैना ने कल से बात क्यों नहीं की? फिर उसने सोचा कि वो कल उसके घर जाकर ही उससे इस बारे में बात करेगा। अगले दिन नैना के घर पर बिला से सभी नैना के घर जा चुके हैं। नैना के डैड नवीन जी आज वापस अब्रॉड जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सबके साथ लंच का प्रोग्राम रखा है ताकि सब फैमिली मेम्बर्स मिल सकें। उन्हें यह भी लगा कि विवेक के पैनिक अटैक के बाद से सब थोड़े परेशान थे, तो शायद उन्हें थोड़ा ब्रेक मिलेगा। हॉल में हल्का म्यूजिक चल रहा है और हंसी खुशी का माहौल है। कुछ लोग हाथ में ड्रिंक्स पकड़े हुए सभी अपनी अपनी बातचीत में व्यस्त हैं, लेकिन चांदनी एक कोने में खड़ी थी। वो हल्की बेचैनी महसूस कर रही है, क्योंकि उसकी नज़रें विवेक को ढूंढ रही थी। क्योंकि बिला से सब साथ ही निकले थे, लेकिन फिर पता नहीं वो कहाँ गया। किसी सुनसान जगह पर रॉकी चेयर पर बैठा है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो उन गार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोला, क्या चाहते हो तुम सब? मुझे क्यों यहाँ रखा हुआ है? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तभी वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रॉकी ने सामने देखा और धीरे से कहा, विवेक। विवेक ठीक उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब तुमने ही मुझे किडनैप करवाया है? रॉकी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। वो कुछ और कहता कि विवेक ने उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहा, हाँ मैंने किया, और अब तू वही करेगा जो मैं कहूँगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इतना बोलकर विवेक ने अपनी गन निकाली और उसे हाथ में घुमाते हुए मुस्कुराने लगा। विवेक के हाथ में गन देखकर रॉकी की हवा टाइट हो गई। उसने डरते हुए कहा, मैंने वो मेडिसिन नहीं बदली थी, यह सब नैना का काम है, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, पहले मेरा काम हो जाए, उसके बाद जहाँ कहोगे वहाँ भेज देंगे। विवेक ने रॉकी से कहा। कैसा काम? रॉकी ने सवाल किया। विवेक ने उसे बस इतना कहा, वो तुझे वक्त आने पर पता चल जाएगा। फिर उसने गार्ड्स को इशारा किया और वो रॉकी को अपने साथ कहीं ले जाने लगे। विवेक ने एक नज़र रॉकी को देखा और घूरते हुए कहा, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो यहाँ से सीधा नैना के घर को निकल गया। दूसरी तरफ नैना के घर पर रिया नैना के साथ है और उससे कुछ बात कर रहा है, और जाहिर सी बात है वो उससे यही पूछ रहा है कि कल से वो थी कहाँ। उसने नाराज होकर बोला, कम से कम अपने फ़ोन का तो ध्यान रखना चाहिए, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया। नैना ने बात को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा,
सॉरी ना, अब से ध्यान रखूंगी। उसकी इस मुस्कान से रियान का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल अभी भी थे। तभी नैना की नज़र विवेक पर पड़ती है, जो बाहर की तरफ से आ रहा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई, जो रियान से छुप ना सकी। नैना ने तुरंत अपने जज्बातों को संभाला और धीरे से कहा, मैं विवेक से मिलकर आती हूँ। उसका यूँ जाना रियान को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने बस हाँ में सिर हिलाया और अपनी ड्रिंक का एक सिप लिया। हे विवेक, नैना की आवाज़ में एक अलग ही खुशी थी। विवेक ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में शरारत की चमक आ गई। हे नैना, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें नैना के पीछे खड़े रियान पर जा टिकीं, जो उन्हें देख रहा था। तुम्हारे बिना पार्टी काफ़ी बोरिंग लग रही थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो सब हैपनिंग हो गया है। नैना ने विवेक से फ्लर्ट करते हुए कहा। यू आर राइट, आज यहाँ काफ़ी कुछ हैपनिंग होने वाला है, विवेक ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। नैना मुस्कुराते बोली, तो ऐसा क्या करने वाले हो तुम? बस एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। यह सुनकर नैना ने विवेक का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने नैना को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, तुम्हारे फियांसे यही हैं, क्या भूल गई हो? नैना के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो रियांश उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। नैना ने एक झूठी मुस्कान के साथ अपने चेहरे के भाव छिपाने की कोशिश की और धीरे धीरे पीछे हट गई। इधर माधुरी काव्यांश के साथ बिजी थी। सभी बड़े अपने में मसरूफ थे, इसलिए चांदनी अकेले ही वहां खड़ी थी। विवेक और नैना को इतने करीब देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, यह नैना के इतने करीब क्यों है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो टूटती जा रही थी। तभी उसे सामने से निखिल आता नजर आया और उसके साथ कोई था जिसे चांदनी अच्छे से पहचानती थी। ये कोई और नहीं, रॉकी था। उसने खुद से कहा, भाई के साथ ये रॉकी क्यों आया है? इधर रियान विवेक के पास जाकर खड़ा हो गया और एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, चीयर्स ब्रो। विवेक ने मुस्कुराते हुए गिलास लिया और रियान से दूर चल दिया। नैना रियान के ऐसे आने से थोड़ा घबरा गई थी और अपने चेहरे पर एक झूठी हंसी लाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़र किसी कोने में खड़े रॉकी पर पड़ी, जिसकी आंखें उसे घूर रही थीं। उसे देखते ही नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो समझ नहीं पा रही थी कि रॉकी यहाँ क्या कर रहा है। रियान नैना के चेहरे पर घबराहट देख चुका था। उसने पूछा, यू आर ओके? नैना ने झिझकते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी नज़रें बार बार रॉकी की तरफ जा रही थी। अचानक रॉकी नैना के सामने आकर खड़ा हो गया और नैना की मुस्कान जैसे गायब ही हो गई। रियान ने नैना की आंखों का पीछा किया और देखा कि रॉकी उनके सामने खड़ा था। हे रॉकी, रियान ने गर्मजोशी से रॉकी को गले लगाते हुए कहा। यह देखकर नैना का चेहरा ब्लैंक हो गया। रॉकी का यहाँ आना उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो और रियान एक दूसरे को जानते हैं, ये बात और भी ज़्यादा अजीब थी। रियान ने नैना की ओर देखते हुए कहा, नैना, मीट माय फ्रेंड रॉकी। नैना का चेहरा देखते ही उसकी घबराहट और साफ हो गई। उसने सोचा, ये दोनों फ्रेंड कब बन गए? फिर उसने धीमी आवाज में रॉकी को हेलो कहा। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग रियान और रॉकी दोनों ने देख लिया था। इसी बीच आरती जी ने रियान को पुकारा और वो उस ओर चला गया। नैना ने तुरंत रॉकी को इशारा किया और उसे दूर ले गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैना ने घबराते हुए पूछा। रॉकी ने धीरे से कहा, विवेक को सब पता चल चुका है, वो तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने वाला है। यह सुनकर नैना की हालत खराब हो गई। वो कुछ समझ पाती कि तभी रॉकी ने उसे वार्निंग दी। सुनो, मुझे इन समय मत घसीटना। अगर तुमने मेरा नाम लिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नैना गुस्से से बोली, तुम अब हर चीज मुझ पर डालना चाहते हो। अगर मैं फंसी तो तुम भी नहीं बचोगे, समझे? वो दोनों को समझ पाते कि रियान उनके सामने आकर खड़ा हो गया। नैना का उतरा हुआ चेहरा देख रियान ने पूछा, व्हाट हैपेंड? तुम राखी को कैसे जानते हो? नैना ने सीधा सवाल पूछा और रियान के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। वो नैना की तरफ झुका और अजीब तरह से उसे देखते हुए बोला, क्या लगा था तुम्हें मुझे रॉकी और तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं चलेगा? रियान, नैना इतना ही बोल पाई कि रियान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरे साथ खेल खेलोगी? मैं चुप रहूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चालाकी के बावजूद रियान को सच्चाई का पता चल जाएगा। उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? नहीं रियान, तुम गलत समझ रहे हो, नैना ने कांपते हुए कहा।
उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। रियान ने गुस्से से उसकी बात काट दी। शट अप नैना, अब भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? मैंने हर बार तुम्हें माफ किया, सोचा कि हम नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन तुमने फिर से धोखा दिया। तुम रॉकी के साथ। उसने नैना और रॉकी की तरफ घृणा से देखा। नैना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि रियान की बात सही थी। उसकी चालें अब खुल चुकी थी और इस बार कोई बहाना काम नहीं आने वाला था। रियान उसके करीब आया। उसकी आंखों में गुस्सा की ज्वाला जल रही थी। मैं इस धोखे को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अभी इसी वक्त तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ। यह सुनते ही नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भले ही रियान से सगाई करना उसकी कोई चाल थी, या फिर यह कहें कि उसके मन में रियान के लिए अब तक कोई खास फीलिंग नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह रिश्ता उसके लिए मायने रखता था। उसकी सगाई से उसके पापा कितने खुश हैं, यह बात वो अच्छे से जानती है। और अब उसकी सगाई फिर टूट जाएगी तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। रियान प्लीज ऐसा मत कहो, उसने रियान की तरफ बढ़ते हुए रिक्वेस्ट की, लेकिन रियान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तुम्हें यह सब धोखा देने से पहले सोचना था नैना, उसने सख्ती से कहा। नैना की सांसें तेज हो गईं। उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वो रोते हुए चिल्लाई, रियान प्लीज, मेरी फैमिली की बदनामी हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसकी आवाज़ में तकलीफ साफ झलक रही थी, जो रियान भी समझ सकता था। नैना की हालत देख रियान का दिल पिघलने लगा था। उसका दिल अब भी नैना के लिए धड़क रहा था, लेकिन नैना के धोखे ने रियान को तोड़ दिया था। तभी वहां विवेक आया और उसे देखते ही नैना के चेहरे के भाव बदल गए। जहां अभी उसके दिल में सब कुछ खोने का डर था, वहीं अब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यह सब तुमने किया विवेक, वो चिल्लाई। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुश होना? नैना को खुद पर चिल्लाते देख विवेक का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा, आवाज नीचे, वरना मैं अपनी शराफत भूल जाऊंगा। फिर तुम मेरे सामने कुछ बोलने लायक नहीं रहोगी। विवेक की आवाज पर नैना के साथ साथ सामने खड़ा रॉकी भी कांप गया, क्योंकि वो तो पहले ही उसके हाथ में गन देकर डरा हुआ था। विवेक, क्यों कर रहे हो? नैना की बात पूरी होती कि विवेक ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। बहुत शौक है ना दूसरों की जिंदगी से खेलने का, अब तमाशा तुम्हारा बनेगा। विवेक गुस्से से फिर बोला, मेरे साथ तुमने जो किया, भले ही मैं एक पल के लिए भूल जाऊं, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट शख्स को तकलीफ दी, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें इन सब की सजा मिलेगी नैना। इतना बोलकर विवेक बाहर की तरफ जाने लगा। इसी के साथ नैना की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल रही है। क्या विवेक सबको बता देगा? क्या रेयान उसे कभी माफ करेगा? क्या सच में रेयान उससे रिश्ता तोड़ देगा? यही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे और वो भी विवेक के पीछे जाने लगी। नैना विवेक को आवाज देते हुए उसके पीछे जा रही थी, लेकिन वो तुरंत नवीन जी के पास गया और उन्हें अपने साथ साइड में लेकर गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां रेयान के चिल्लाने की आवाज आई, नैना। उसने पलटकर देखा तो नैना के सिर से खून बह रहा था। जब नैना ने देखा कि विवेक उसके डैड से कुछ बात करने वाला है, तो वो बहुत डर गई। उसे लगा मानो अब उसका सब खत्म होने की कगार पर है। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने टेबल से ड्रिंक की बोतल उठाई और अगले ही पल नैना ने उसे अपने सिर पर दे मारा। नैना के मुंह से दर्द भरी चीख निकली और उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उससे पहले उसने रियान को अपनी ओर दौड़ते देखा। नैना, ये तुमने क्या किया? रियान घबराते उसे अपनी बाहों में उठाने लगा, लेकिन नैना ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसके मन में आखिरी शब्द बस यही थे, मैंने फिर बाजी पलट दी। विवेक। विवेक तो बस भीड़ में बिना किसी भाव के खड़ा रह गया। उसकी आंखें नैना को घूर रही थीं, जिसके चेहरे पर एक नकली मुखौटा था। वो समझ चुका था, नैना ने बड़ी चालाकी से इस खेल को अपनी तरफ खींच लिया है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और वो अपने माथे पर उंगलियां रगड़ने लगा। सभी ने अब तक रेयान के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी और नैना को देखते ही वो सब उसकी तरफ भागे। नवीन जी चिल्लाते हुए नैना की तरफ बढ़े। जानवी जी भी उनके पीछे ही आ रही थी कि उनकी नज़र सामने खड़े रॉकी पर पड़ी और वो तुरंत उसे पहचान गई। वो कुछ कह पाती कि उससे पहले ही रेयान नैना को गोद में उठाकर बाहर लेकर चला गया। आरती जी भी तुरंत उसके पीछे चली गई। वहां मौजूद बाकी सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि नैना ने ऐसा क्यों किया। तभी विवेक ने कहा, डैड आप सबके साथ घर जाओ,
मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। यह सुनकर विकास जी ने हमें से रिलाया और सब बिला के लिए निकल गए। रॉकी बेचारा जो अभी भी वहीं खड़ा था, सबको जाते देख वो भी भाग रहा था कि उसके सामने विवेक का एक गार्ड आया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, ये मत समझना तू बच गया, मेरी नज़र तुझ पर रहेगी, समझ गया। इतना कहकर उसने एक झटके से उसका कॉलर छोड़ा और राखी तुरंत वहां से भाग गया। रॉकी के जाते ही विवेक ने अपने गार्ड से कहा, ध्यान रहे, ये बच के न जाने पाए। इतना कहकर वो निखिल के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। दूसरी तरफ नैना को तुरंत हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हालांकि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन जिस तरह ये सब हुआ था, नैना के पेरेंट्स घबरा गए थे। लेकिन अब उसकी चोट ज़्यादा सीरियस है या नहीं, वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा खराब हालत रियान की थी। उसकी शर्ट पूरी खून में सनी हुई थी। वो हॉस्पिटल की वॉल से लगा बस आईसीयू के दरवाजे को घूर रहा था और उसके मन में यही बात थी कि नैना को कुछ ना हो। तभी आरती जी ने रियान के कंधे पर हाथ रखा और उसने उनका हाथ पकड़ लिया। सब ठीक होगा, आरती जी ने इतना ही कहा कि रियान ने आंखों में नमी लिए कहा, मम उसे कुछ नहीं होगा ना। उसकी आंखें उसके दिल का हाल बता रही थी कि कैसे वो इस वक्त नैना के लिए तड़प रहा था। अब तक विवेक और निखिल भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। दोनों हॉस्पिटल के किसी कॉरिडोर में खड़े बात कर रहे हैं। यार ये लड़की बहुत शातिर निकली, निखिल ने हल्के गुस्से से कहा। विवेक ने बिना किसी भाव के कहा, अब उसका अगला टारगेट रियान होगा। यह सुनकर निखिल बोला, क्या मतलब है तेरा? ये बार नैना ने खुद पर नहीं रियान पर किया है। नैना उसे ही कमजोर करना चाहती थी और वो अपने इरादे में कामयाब भी हो चुकी है। विवेक की बात सुनकर निखिल सोच में पड़ गया। अहूजा बिला सभी हॉल में बैठे बस नैना के घर में जो कुछ हुआ उसी के बारे में सोच रहे हैं। गायत्री जी नैना को लेकर काफ़ी परेशान थी, तो विकास जी ने समझाया, तुम तो जानती हो नैना कैसी है, उसमें और रियान में कोई बहस हुई होगी और उसने ऐसा कर दिया। विकास जी को कोई अंदाजा नहीं था कि नैना ने यह सब क्यों किया। उन्होंने तो बस गायत्री जी को शांत करने के लिए ये बात कह दी ताकि उनकी घबराहट कुछ कम हो जाए। सबने डिनर किया और अपने कमरों में चले गए, लेकिन चांदनी, माधुरी और विहान अभी भी वहीं बैठे थे। आपको क्या लगता है भाभी, नैना ने यह सब क्यों किया होगा? विहान ने माधुरी से पूछा, तो उसने बस अपने कंधे उचका दिए। लेकिन चांदनी के मन में तो कुछ और चल रहा था, क्योंकि उसने रॉकी को निखिल के साथ देख लिया था। उसके बाद नैना ने ये सब कर लिया। कहीं रियान को रॉकी के बारे में पता तो नहीं चल गया, क्योंकि उसके आने से पहले तक सब ठीक था। चांदनी ने खुद से कहा। तभी माधुरी बोली, तुम किस सोच में डूबी हो? उसकी बात पर चांदनी ने नामे से हिलाते हुए कहा, भाभी ये नैना मुझे हमेशा से ही कुछ अजीब लगती है। ये सुनकर बयान तपाक से बोला, भाभी आपने ये बात बिल्कुल सही कही। वो सब बातें कर ही रहे थे कि सतीश ने माधुरी को आवाज़ दी, क्योंकि काव्यांश रो रहा था। ये सुनकर वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। चांदनी भी गेस्ट रूम जाने लगी कि कुछ सोचकर वो अपने कमरे में चली गई। वो जाकर अपने बेड पर बैठ गई। उसने एक पिलो उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। पिछले कुछ दिनों से वह अपना कमरा, यहाँ का एहसास और विवेक को बहुत मिस कर रही थी। और जब विवेक यहाँ नहीं है तो वो कुछ देर यहाँ बिताना चाहती थी। उसने कमरे में चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई और उसकी आंखें नम हो गईं। न जाने क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? कैसे आप खुद को मुझसे दूर कर सकते हैं? उसने खुद से कहा और उसकी आंखों से आंसू बह गए। कुछ देर में चांदनी कुछ शांत हुई और अपने आंसू पोंछते हुए वहां से वापस गेस्ट रूम चली गई। वो फ्रेश होकर बेड पर लेट गई और विवेक के बारे में सोचते हुए एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गईं। चांदनी ने आंखें बंद की और सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आहट उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसने हड़बड़ाते हुए उठकर लाइट ऑन की। उसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर वो बस सन रह गई। उसने हैरानी से कहा, आप? उसके सामने और कोई नहीं, विवेक था। चांदनी को समझ पाती कि विवेक ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। आई मिस यू सो मच। विवेक के इस तरह सामने आने और अब उसके छूने से चांदनी का दिल तो मानो जोरों से धड़कने लगा और उसने भी अपने हाथ विवेक के कंधे पर कस दिए। दोनों कुछ पल एक दूसरे को महसूस करते रहे कि फिर अचानक
चांदनी ने उसे धक्का देते हुए हटाया और गुस्से से बोली, क्यों मिस किया आपने मुझे? मैं आपकी हूँ कौन जो आपको मेरी याद आएगी? उसकी बातों में भले ही गुस्सा था, लेकिन उसके दिल में छिपा दर्द उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। विवेक ने चांदनी को समझाने के लिए कुछ कहना चाहा कि वो फिर बोली, क्यों आए हैं आप यहाँ? जाइए यहाँ से। ये बोलकर वो बेड से उठकर जाने लगी कि विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। चांदनी सीधा उसकी गोद में आकर गिरी और विवेक उसकी नम आंखों में झांकते हुए बोला, नाराज हो? चांदनी तो बस विवेक के साथ एक पल बिताने के लिए तड़प रही थी और इस तरह उसके करीब आने से वो अपने दिल को समझा भी नहीं पा रही थी। लेकिन विवेक ने सबके सामने जैसा बर्ताव किया, उसे याद करके वो खुद को रोक ही नहीं पाई। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया था? चांदनी ने रोते हुए विवेक के सीने पर मारते हुए कहा। विवेक की नजर तो बस चांदनी के लाल पड़ चुके चेहरे पर थीं, जो इस गुस्से में भी बहुत प्यारा लग रहा था। और चांदनी, वो तो बस अपने छोटे छोटे हाथों से विवेक के सीने पर ऐसे हाथ मार रही थी, मानो इतने दिनों की पूरी भड़ास आज निकाल देगी। लेकिन विवेक को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत बुरे हैं आप, सच में बहुत बुरे। यह बोलकर चांदनी जोर से रोने लगी। इतने दिनों बाद विवेक का एहसास पाकर वो वैसे भी खुद को रोक नहीं पा रही थी और वो रोते हुए विवेक के सीने से जा लगी। शांत हो जाओ, विवेक ने चांदनी के बाल सहलाते हुए कहा। लेकिन आज वो शांत होने वाली कहाँ थी। वो जितना तड़प रही थी उससे मिलने के लिए, उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। शायद सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि विवेक भी उसे गलत समझ रहा था। जब विवेक ने देखा चांदनी शांत होने का नाम नहीं ले रही, तो उसने चांदनी का चेहरा हाथों में भरा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। इस किस में वही मिठास थी जो चांदनी ने तब महसूस की थी जब विवेक ने पहली बार उसे किस किया था। चांदनी की आंखों में एक आंसू छलक गया, जिसे विवेक ने तुरंत चूम लिया और एकटक चांदनी का चेहरा देखता रहा, जिसे देखने के लिए वो खुद भी तब से तरस रहा था। चांदनी रोते हुए फिर बोली, आपने ऐसा क्यों किया? आपने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी? विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जान, ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। लेकिन लेकिन क्या? चांदनी ने फिर पूछा, क्या आपको भी लगता है मैंने कुछ गलत किया? चांदनी के सवाल पर विवेक ने बस नामे सिर हिलाया। मुझे बहुत सी चीजें क्लियर करनी थी और आज नैना का सच सबके सामने लाने वाला था। लेकिन क्या हुआ तुम्हें पता ही है? विवेक की बात पर चांदनी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। नैना का सच? चांदनी ने पूछा तो विवेक ने उसे सब बता दिया। तुम्हें पता है जो कुछ भी हुआ, ये सब नैना की चाल थी। सो में अचानक उस वीडियो का चलना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उसी ने किया था। यह सुनकर तो चांदनी के दिल में हलचल सी मच गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो विवेक को देखती रही। आपका मतलब उसने जानबूझकर ऐसा किया? उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी आवाज कांपने लगी। चांदनी इस सदमे से बाहर आ पाती कि विवेक ने एक गहरी सांस भरी और फिर गुस्से से कहा, उसने मेरी मेडिसिन बदली ताकि मेरी मेमोरी वापस ना आ सके। इस बात पर तो चांदनी की सांसें ही रुक गईं। उसका दिमाग चकरा गया। उसने धीरे से कहा, उसने दवाई बदल दी? फिर अचानक उसे सब याद आया, कैसे उस दिन दवाई की वजह से विवेक को दिक्कत हुई थी। वो घबराते हुए बोली, इसका मतलब आपका वो सिर दर्द, आपका वो गुस्सा इसी वजह से था? उसकी बात पर विवेक ने हाँ में सिर हिलाया। इस बात पर चांदनी ने कहा, आपको उन दवाइयों की वजह से ही इतनी दिक्कत हुई थी? ये बोलते हुए उसका चेहरा फिर से रोने जैसा हो गया। चांदनी की हालत देख विवेक ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे शांत हो जाऊं? हाँ, उसकी वजह से कुछ भी हो सकता था, चांदनी ने घबराते हुए कहा। विवेक उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था कि उसके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। नैना ने जो भी किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, चांदनी ने गुस्से में कहा। विवेक उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं भी उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी वजह से मेरी जान को इतनी तकलीफ हुई, सबके सामने उसे गलत साबित किया गया। यह बात मैं नहीं भूल सकता। ये बोलकर उसने फिर चांदनी को अपने सीने से लगा लिया। चांदनी ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और उसकी धड़कनें सुनती रही। फिर विवेक ने उससे कुछ कहा
और चांदनी एकदम से उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, सही सुना। विवेक की बात पर चांदनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो कुछ कहती कि विवेक ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, शांत। फिर विवेक ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसकी ओर देखते हुए धीमे से कहा, क्या तुम सिर्फ बातें ही करने वाली हो या? चांदनी हल्के से शर्माते हुए उसकी ओर देखने लगी। दोनों की नजरों में एक पल के लिए खामोशी थी, जिसमें उनके बीच की सारी बातें छिपी हुई थी। विवेक धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चांदनी की धड़कनें तेज थीं और उसने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन विवेक उसकी नजरें तो बस चांदनी के लाल पड़ चुके चेहरे पर थीं। हॉस्पिटल में रियान आईसीयू के दरवाजे को घूरता हुआ बेसब्री से यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसकी उंगलियां बार बार उसके बालों में जा रही हैं, जिससे उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसकी दुनिया का एक हिस्सा उसके हाथ से फिसलने वाला हो। वो आईसीयू के दरवाजे को घूर ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुला। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, रियान बिना कुछ सोचे समझे उनकी तरफ भागा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, नैना कैसी है? उसकी आवाज में एक उम्मीद और डर दोनों थे। डॉक्टर क्या कहेगा, यह सोचकर रियान का दिल एक पल को रुक गया। और जैसे ही उसने कहा, वो ठीक है, रियान की फिक्र मानो एक पल में खत्म हो गई। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान से कहा, मिस नैना को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है और बहुत जल्दी उन्हें होश आ जाएगा। ये बात सुनकर तो सबके चेहरे खिल उठे। वहीं रियान के चेहरे पर एक अलग सी राहत थी। उसने एक नज़र सामने खड़ी आरती जी को देखा और वो तुरंत वहां से कॉरिडोर की साइड चला गया, जहाँ निखिल पहले से ही मौजूद था। रियान को देखते ही निखिल ने पूछा, क्या हुआ, नैना ठीक तो है? उसकी बात पर रियान ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से बोला, हाँ वो ठीक है। निखिल ने भी राहत की सांस ली और थोड़ा नाराज होकर बोला, मैंने सोचा भी नहीं था नैना ऐसा कुछ करेगी। उसकी बात पर अचानक रियान के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारे दोस्त की वजह से ही नैना ने एक कदम उठाया। उसका गुस्सा उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। वाट? निखिल ने हैरानी से कहा। अब वो विवेक की बातों का मतलब समझ चुका था कि ये बात नैना ने खुद पर नहीं, रियान पर किया था, क्योंकि उसकी बात सही थी। रियान जो कुछ समय तक नैना को गलत मान रहा था, वह विवेक को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। रियान ने फिर कहा, यह मैटर हमारा था, हम हैंडल कर लेते। विवेक को ये सब करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ जानते हुए भी तुम उसका साइड ले रहे हो। मत भूलो, नैना की वजह से चांदनी सबके सामने गलत साबित हुई। उसने विवेक की दवाई बदल दी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है उसकी इस हरकत से क्या हो सकता था? निखिल ने तेज आवाज से कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। और हो भी क्यों ना, कोई विवेक के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएगा तो उसका नाराज होना जायज था। रियान एक पल के लिए खामोश हो गया, तो निखिल फिर बोला, चलो एक पल के लिए विवेक और चांदनी की बात को साइड में भी रखें, लेकिन नैना और रॉकी का रिश्ता, क्या उसमें भी विवेक की गलती है? निखिल की बातें रियान के दिल को छलनी कर रही थी और नैना की बेवफाई का जख्म उसे अंदर से काट रहा था। लेकिन नैना का खून से सना चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। एक पल को उसे लगा मानो उसकी दुनिया उसके हाथ से छूटती जा रही थी। उसके दिल के किसी कोने में वो भी नैना से उतना ही प्यार करता था जितना पहले किया था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ निखिल, विवेक की वजह से ही नैना ने अपनी जान खतरे में डाली और ये बात मैं नहीं भूल सकता, रियान ने गुस्से से कहा। उसकी बात पर निखिल हैरान भी था और बहुत गुस्सा भी, क्योंकि रियान ने एक ही पल में नैना की हर गलती माफ कर दी और अब वो उसकी हालत के लिए विवेक को ब्लेम कर रहा है। तुम गलत कह रहे हो रियान, सिर्फ अपने प्यार के लिए बाकी सब झुटला नहीं सकते। बताओ, चांदनी और विवेक को किस बात की सजा दी उसने? निखिल की आवाज में तना हुआ गुस्सा साफ था, जैसे वो रियान की हकीकत से भागने की कोशिश को झुटलाना चाह रहा हो। शटअप निखिल, रियान चिल्लाते हुए बोला। तुम्हारे चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा रियान, ये बात तुम भी जानते हो। एक बात याद रखना, तुम भले ही गलत का साथ दो, लेकिन मैं मेरे अपनों का हर हाल में साथ दूंगा। ये बात कभी मत भूलना, नैना ने क्या किया है? निखिल ने गुस्से से कहा
और वहां से चला गया। उसके जाते ही रेहान ने दीवार पर गुस्से से एक मुक्का मारा। उसकी आवाज कॉरिडोर में गूंज गई। कुछ नहीं भूला हूं मैं, न अपने प्यार को और न नैना की बेवफाई को, वो खुद से बोला। उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। दूसरी तरफ बिला में विवेक और चांदनी पसीने से भीगे हुए एक दूसरे की बाहों में लिपटे जोर से सांसें ले रहे हैं। उनकी धड़कनें एक हो गई थीं और आंखों में बेहिसाब प्यार झलक रहा था। चांदनी के माथे को प्यार से चूमते हुए विवेक ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, आई लव यू जान। उसकी बात पर चांदनी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि विवेक के लिए, इस पल के लिए वो किस कदर तड़प रही थी ये सिर्फ वो ही जानती थी। अचानक उसकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। ये देख विवेक तुरंत उसके ऊपर से हट गया और फिक्रमंद होकर बोला, तुम्हें हर्ट हुआ क्या? उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। चांदनी ने सिर हिलाकर मना किया। विवेक ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या हुआ? वो आपने मुझे खुद से दूर कर दिया था, मुझसे बात तक नहीं कर रहे थे। मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चांदनी की आवाज़ टूट गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। विवेक ने एक गहरी सांस ली और तुरंत सीधा लेटकर चांदनी को अपने ऊपर खींच लिया। उसने इस कदर उसे अपने सीने से लगाया जैसे उसे कभी खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। उसने उसे कसकर पकड़े रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बस इतना कहा, सॉरी जान, मुझे भी ये दूरियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर मैंने यह सब तुम्हें बचाने के लिए किया। मुझे डर था कि नैना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। चांदनी उसकी बात पर कुछ शांत हुई। उसने हल्की सी गर्दन उठाकर विवेक को देखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी आंसू बह रहे थे। वो विवेक की आंखों में देखते हुए बोली, आपके बिना ये दिन कैसे गुजरे हैं मुझे ही पता है। ये दूरियां मेरे लिए, उसने इतना ही कहा और गुस्से से विवेक के सीने पर अपने दांत गड़ा दिए। दर्द और प्यार की इस उलझन में विवेक ने हल्के से आह के साथ अपनी आंखें बंद की और चांदनी पर अपनी पकड़ और कस दी। तभी चांदनी ने फिर कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आपकी हर बेरुखी बर्दाश्त कर लेती हूँ। आइंदा आपने ऐसा किया तो देखना, मैं खुद आपसे दूर हो जाऊंगी। ये बात सुनकर विवेक ने तुरंत अपनी आंखें खोली और पलक झपकते ही चांदनी को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आकर थोड़ा गुस्से से बोला, दोबारा मुझसे दूर जाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें कुछ हो उससे पहले मेरी जान। उसकी बात पूरी होती कि चांदनी ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए उसे रोक दिया। विवेक ने चांदनी के हाथ को चूमा और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। उसकी आंखों में वो अपने लिए बेइंतहा प्यार और तड़प देख पा रहा था। अगले ही पल उसने बड़ी शिद्दत से चांदनी के होठों को चूम लिया और दोनों इस एहसास में बिल्कुल डूब से गए। कुछ देर तक दोनों बस एक दूसरे में खोए रहे, मानो वक्त थम गया हो। फिर जब विवेक ने चांदनी की हल्की थकी सांसें सुनी तो उसने देखा कि वो उसकी बाहों में सो चुकी है। उसके चेहरे पर एक शांति और सुकून था, जिसे देख विवेक ने उसके माथे को फिर से चूमते हुए कहा, तुमसे हर दिन हर पल और ज्यादा प्यार हो जाता है। उसने चांदनी को अपनी बाहों में और कसकर लपेट लिया, मानो उसे कभी जाने नहीं देना चाहता हो, और खुद भी उसी सुकून में खो गया। नेक्स्ट पार्ट।